नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की तिथि घोषित कर दी गई है। और गाइज, ये भी आपको पता है कि रेलवे में साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी वाली एग्जाम में। साथियों, उन सभी 25 क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, ये 25 वो क्वेश्चन है साथियों जो आपसे पहले रेलवे में और साथियों अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, जो स्टूडेंट खासकर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो फिर चलिए साथियों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन साथियों आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साथियों कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी है। गाइज, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए साइटोरियस, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी है मेसेटर, ऑप्शन नंबर डी है स्टेपेडियस। गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। साथियों, मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है भैया ऑप्शन नंबर सी मेसेटर पेशी। देखिए साथियों, मानव शरीर में जो पेशियों की संख्या होती है साथियों वो होती है भैया 639। ये आंकड़ा साथियों कभी कभी 640 भी होता है, कभी कभी 641 भी होता है। अलग अलग पुस्तकों में साथियों इसका अलग अलग आंकड़ा दिया हुआ है, लेकिन भैया आपको ये याद रखना है कि 639 साथियों मानव शरीर में पेशियों की संख्या होती है। बात क्लियर है। उसके अलावा बात करें साथियों कि भैया सबसे लंबी पेशी कौन सी है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो साथियों सबसे लंबी पेशी है भैया साइटोरियस। साइटोरियस। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है साथियों, तो भैया सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी। बात क्लियर है। क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया साथियों कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, मेसेटर है। अगर साथियों बात करें आपसे कि भैया सबसे छोटी पेशी कौन सी है, सबसे छोटी पेशी कौन सी है, तो साथियों सबसे छोटी पेशी है भैया स्टेपेडियस, ये कान में पाई जाती है। बात क्लियर है। मेसेटर साथियों ये जीभ की पेशी है। सबसे मजबूत पेशी है साथियों ये। सबसे बड़ी पेशी है साथियों ग्लूटियस मैक्सिमस, ये भैया हमारी जांग में पाई जाती है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, सबसे सक्रिय पेशी, तो साथियों सबसे सक्रिय पेशी है भैया आइरिस। आइरिस ये आंख की पेशी है साथियों। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, तो भैया सबसे व्यस्त पेशी है कार्डियक। सबसे व्यस्त पेशी, सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है साथियों, कार्डियक। यह है साथियों हृदय की पेशी। तो आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मानव शरीर में साथियों 639 पेशियां पाई जाती है। बात क्लियर है। जिनमें साथियों सबसे लंबी पेशी है साइटोरियस, सबसे बड़ी पेशी है साथियों ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे छोटी पेशी है साथियों स्टेपेडियस, और साथियों सबसे मजबूत पेशी है मेसेटर। बात क्लियर है। चारों पेशियों का नाम याद हुआ। इसके अलावा साथियों सबसे सक्रिय पेशी है आइरिस आंख की, और सबसे व्यस्त पेशी है साथियों कार्डियक हृदय की। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साथियों कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। गाइज, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था साथियों।
कौन सी एग्जाम में? तो भैया ALP वाली होती है ना, ALP टेक्नीशियन वाली, उस एग्जाम में पूछा गया था। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल साथियों मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है भैया ऑप्शन नंबर सी, दोनों। कहने का मतलब साथियों अर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के साथियों जो प्राणी है साथियों, उनका ब्लड का रंग साथियों नीला होता है। बात क्लियर है? उनके ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों? नीला होता है। समझिए पिगमेंट का यानी कि वर्णक का। साथियों जो वर्णक होता है भैया वो रंग देने में सहायक होता है, रंग देने के लिए सहायक होता है, रंग देने के लिए साथियों सहायक होता है। अगर साथियों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया अर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला किस वर्णक के कारण होता है, तो साथियों आपका राइट का आंसर क्या होगा? तो भैया हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। और अगर साथियों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों का साथियों ब्लड का रंग नीला किस धातु के कारण होता है, तो साथियों ध्यान रखना है कॉपर धातु के कारण होता है, कॉपर धातु के कारण होता है। क्या दो क्वेश्चन आपको याद हुए या नहीं हुए? मैंने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था साथियों कि अर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला किस वर्णक के कारण होता है, तो साथियों हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला किस धातु के कारण होता है, तो साथियों कॉपर धातु के कारण होता है। बात आपको ध्यान रखनी है साथियों, किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है, तो अर्थ्रोपोडा संघ और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। किस वर्णक के कारण होता है, तो हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। किस धातु के कारण होता है साथियों, तो कॉपर धातु के कारण होता है। अब अर्थ्रोपोडा के बारे में सुनिए साथियों, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये साथियों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। बात क्लियर है? मोलस्का के बारे में बात करें साथियों तो भैया ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इतनी बात क्लियर है साथियों? पूरे जंतु जगत में जितने भी जीव आते हैं साथियों, उसका 66% साथियों जातियां किस में पाई जाती है, अर्थ्रोपोडा संघ में। यानी कि 66% जीव साथियों पूरे जंतु जगत का साथियों इस अर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाते हैं। इसमें साथियों इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। उदाहरण की बात करो साथियों में तो मक्खी, मच्छर, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं साथियों सभी इसमें आते हैं। एक इंपॉर्टेंट है साथियों तिलचट्टा, और साथियों ध्यान रखना ये तिलचट्टा है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फिक्स है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपवाद है भैया। अपवाद किस लिए है? इसका जो ब्लड का रंग है साथियों वो कैसा होता है, इसका ब्लड का रंग होता है साथियों सफेद। इसका ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों, सफेद होता है। किस वर्णक के कारण होता है साथियों, तो भैया हीमोलिम्फ वर्णक के कारण होता है, हीमोलिम्फ वर्णक के कारण होता है। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? और देखिए भैया मोलस्का संघ का साथियों आपसे उदाहरण पूछा जाता है आपकी डायरेक्ट एक्टिव आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो भैया मोलस्का संघ का उदाहरण है ऑक्टोपस, सीप और घोंघा। आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर साथियों आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोबारा देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्योंकि साथियों क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लगभग मैं 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको और टाइम है साथियों कम। तो भैया अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, चले भैया अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्न में से हृदय की जांच है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ और ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। गाइज अगर आपको इन तीनों जांचों में से किसी एक के बारे में भी पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मैं बता देता हूं साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भैया वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
इसे साथियों शॉर्ट फॉर्म में ECG भी लिखते हैं साथियों, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। साथियों ये हमारे हृदय की जांच है। अगर साथियों आपसे मस्तिष्क की जांच पूछे साथियों, मस्तिष्क की, तो भैया मस्तिष्क की जांच होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इसे साथियों शॉर्ट फॉर्म में EEG भी कहा जाता है। बात क्लियर है। अगर साथियों आपसे आपकी आंख की जांच पूछे तो भैया उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ, EOG। तो आशा करता हूं साथियों ये तीनों जांच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की जांच है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ साथियों आपके मस्तिष्क की जांच है, और साथियों इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ आपकी आंख की जांच है। गाइज गारंटी के साथ वादा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ आपके एग्जाम तक रहे तो साइंस में आपके 25 में से 25 क्वेश्चन साथियों लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट साथियों मेरी एक शर्त है, हो सकता है साथियों कि मेरी आपको क्वालिटी अच्छी ना लगे, लेकिन साथियों जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं साथियों, जो मैं आपको क्वेश्चनों में जो चीजें बताता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे कि मैंने इसके एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन करवाए, पिछले क्वेश्चन में मैंने 8-10 क्वेश्चन करवाए थे। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे ही। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बने रहना हमारे साथ तक, कुछ ना कुछ नया जरूर सिखा के जाऊंगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं। चले भैया देखिए भैया, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा तथ्य मानव के दांतों से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए डायफोडोंट, ऑप्शन नंबर बी है थेकोडोंट, ऑप्शन नंबर सी है हेटेरोडोंट, ऑप्शन नंबर डी है साथियों होमोडोंट। अगर आपको साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिलहाल मैं बता देता हूं साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है भैया ऑप्शन नंबर डी होमोडोंट। साथियों ये मानव से संबंधित नहीं है, मानव से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है भैया? तो अभी रुकिए, सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं कि भैया इनका मतलब क्या है। देखिए डायफोडोंट का मतलब होता है साथियों द्विबार दंती, द्विबार दंती। आपको पता है साथियों जो मानव के दांत होते हैं, ये मानव के साथियों जो दांत होते हैं ये भैया अपने जीवन काल में 2 बार आते हैं। शुरू में साथियों 20 दांत आते हैं जिन्हें आप दूध का दांत कहते हो, और उसके बाद में साथियों 12 दांत आते हैं, इन्हें साथियों स्थायी दांत कहते हैं। बात क्लियर है। तो मानव के दांत साथियों अपने जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए भैया मानव के दांतों को कहा जाता है डाइफायोडोंट, यानी कि द्विबार दंती। बात क्लियर है, यानी कि पहला साथियों मानव से संबंधित है। दूसरा है साथियों थेकोडोंट। थेकोडोंट का मतलब होता है साथियों ग्रत दंती। साथियों मानव के जो दांत है भैया वो मसूड़ों में धसे हुए होने के कारण साथियों मानव के दांतों का एक लक्षण ये भी है भैया थेकोडोंट, यानी कि ग्रत दंती, यानी कि इसका संबंध भी साथियों मानव से है। हेटेरोडोंट की बात करते हैं साथियों, तो भैया हेटेरोडोंट को कहा जाता है विषम दंती। विषम दंती, विषम दंती का मतलब क्या है साथियों? आपको पता है मानव के दांत है साथियों वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए साथियों मानव के दांतों का एक लक्षण ये भी है हेटेरोडोंट। और साथियों होमोडोंट की बात करें साथियों, तो जो सांप होते हैं और जो मच्छर होते हैं साथियों इनके दांत भैया एक समान होते हैं, इनके दांत एक समान होते हैं, इसलिए साथियों होमोडोंट के बारे में पूछा जाए साथियों तो भैया ये सांप दांतों का लक्षण है। बात क्लियर है। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। प्लीज कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है यार, वीडियो को लाइक कर दो और साथियों आपका छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार, आपके छोटे भाई के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं साथियों। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हमारी आंख एक बार में कितना डिग्री इमेज कैप्चर कर सकती है। बात क्लियर है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 160 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 170 डिग्री। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए 150 डिग्री। बात क्लियर है। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ध्यान रखना है साथियों, हमारी आंख में कृत्रिम आंसू लाने के लिए साथियों ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। बात क्लियर है? तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चलिए भैया, देखिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अधिक जानकारी देने वाला हूं, प्लीज वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर के एंड तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एल्कोहल के अधिक सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर बी है मेडुला ओब्लांगाटा, ऑप्शन नंबर सी है सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भैया ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम। क्वेश्चन पूछा है कि एल्कोहल के अधिक सेवन से यानी कि शराब के अधिक सेवन से साथियों आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो भैया सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम को हिंदी में कहा जाता है साथियों अनुमस्तिष्क। आपको पता है साथियों आपका जो ब्रेन होता है साथियों वो 3 भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 पर आता है साथियों अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 पर आता है साथियों मध्य मस्तिष्क और नंबर 3 पर आता है साथियों पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। इसके साथियों 3 उपभाग होते हैं। इसके साथियों पश्च मस्तिष्क के 3 उपभाग होते हैं। नंबर 1 पर बात करें साथियों तो पोन्स वेरोली, नंबर 2 पर बात करें तो मेडुला ओब्लांगाटा और नंबर 3 पर बात करें साथियों तो सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। बात क्लियर है? अनुमस्तिष्क साथियों मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है। सबसे छोटा उपभाग है। देखिए भैया इसका कार्य क्या है सेरेबेलम का, अनुमस्तिष्क का। तो हमारा जो शरीर होता है साथियों शरीर के संतुलन में सहायक होता है। संतुलन में सहायक होता है। आप चलते हो गिरते क्यों नहीं हो साथियों, आपके शरीर पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है साथियों आपके मस्तिष्क का पश्च भाग, ये सेरेबेलम, ये अनुमस्तिष्क। आप साथियों कुछ भी क्यों नहीं बोलते, आपकी जो लैंग्वेज है साथियों, आपकी जो बोलने की क्षमता है, इस बोलने की क्षमता पर साथियों कंट्रोल कौन करता है, आपका साथियों ये पश्च मस्तिष्क का ये सेरेबेलम भाग करता है साथियों बोलने की क्षमता पर कंट्रोल। बोलने की क्षमता पर कंट्रोल। जब साथियों आप बहुत ज्यादा शराब पी लेते हो साथियों तो सबसे पहले आप चल रहे हो साथियों तो चलते चलते गिर जाते हो। ऐसा क्यों होता है साथियों, क्योंकि भैया ये डैमेज हो जाता है सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। अगर ये डैमेज हो गया साथियों तो आपके शरीर पर से संतुलन हट जाएगा, इस कारण आप चलते समय साथियों गिर जाओगे। बात क्लियर है? दूसरी बात आपने देखा होगा जो व्यक्ति साथियों अधिक शराब पीते हैं वो साथियों लकड़ा कर बोलते हैं। कहने का मतलब बोलते तो कुछ है साथियों, निकलता कुछ है, तुतला कर बोलते हैं साथियों, क्योंकि भैया उसकी जो बोलने की क्षमता है साथियों वो भैया डैमेज हो जाती है। बात क्लियर है? तो भैया सेरेबेलम के बारे में आशा करता हूं साथियों ये सभी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पोन्स वेरोली की बात करें साथियों तो भैया ये श्वसन प्रणाली को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? श्वसन प्रणाली को। हमारे शरीर में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है पोन्स वेरोली। बात क्लियर है? और मेडुला ओब्लांगाटा साथियों अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को। अब ये अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी है? आंखों का छपकना, डकार लेना, उल्टी, दस्त, छींक, खांसी, ये सभी साथियों अनैच्छिक क्रिया है। इन्हें कौन कंट्रोल करता है? तो ये मेडुला ओब्लांगाटा करता है। आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लेना। देखिए सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटिन, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्सिटोनिन, ऑप्शन नंबर डी कोलिप्स हार्मोन।
गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। गाइज मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है सेकेरेटिन। सेकेरेटिन साथियों सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। मैं आपको बता दूं साथियों, हार्मोन की खोज कब हुई थी आपको पता है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हार्मोन की खोज हुई थी 1902 में। किसने खोज की थी? तो भैया वैज्ञानिक है एच स्टार्लिंग। बात क्लियर है? इन दोनों हार्मोनों की बात करो साथियों, थायराइड हार्मोन और भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन, तो भैया ये थायराइड जो ग्लैंड है साथियों उससे निकलते हैं। और जो साथियों जो कोलिप्स हार्मोन है ये भैया पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। बात क्लियर है? इसे पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सेकेरेटिन है। हार्मोन की खोज किसने की थी? तो भैया एच स्टार्लिंग ने की थी 1902 में। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पीसीएस में पूछा गया है और साथियों रेलवे में भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से हेक्सले का कथन है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कोशिका सभी सजीव की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन नंबर बी है कोशिका सजीव की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर सी है साथियों जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का भौतिक आधार है। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। गाइज अगर आपको इन तीनों कथनों के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। याद रखना साइंस में 25 में से 25 दिलाने वाला हूं, बस इस बात को याद रखना। देखिए कोशिका सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है और कोशिका सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ये दोनों कथन दिए थे साथियों रॉबर्ट हुक जी ने। रॉबर्ट हुक जी ने, ध्यान रखना है साथियों, रॉबर्ट हुक ने 1665 में साथियों सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने साथियों जो कोशिका खोजी थी साथियों वो भैया मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी साथियों? मृत कोशिका थी। बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से हेक्सले का कथन कौन सा है? तो भैया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जीव द्रव्य सजीवों के शरीर का साथियों भौतिक आधार माना गया है। ये भैया पीसीएस की एग्जाम में पूछा गया था, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले भैया देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन साथियों आपसे आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि करेले का कड़वापन किस वर्णक की वजह से होता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मोमोर्डिसिंस, ऑप्शन नंबर बी है साथियों कुकुरबिटेसिन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों बिटानिन, ऑप्शन नंबर डी है साथियों जेंटोफिल। गाइज अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए मैं बताता हूं साथियों, करेले का कड़वापन साथियों किस वर्णक की वजह से होता है? तो भैया मोमोर्डिसिंस की वजह से होता है। बात क्लियर है? अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया खीरा का तीखापन, खीरा का तीखापन किस वर्णक की वजह से होता है साथियों? तो भैया कुकुरबिटेसिन की वजह से होता है। बात क्लियर है? अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग किस वर्णक की वजह से होता है साथियों? तो भैया विटामिन की वजह से होता है। किस वर्णक की वजह से होता है? विटामिन वर्णक की वजह से होता है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सूरजमुखी का फूल का पीला रंग, सूरजमुखी का फूल का पीला रंग साथियों किस वर्णक की वजह से होता है? तो भैया जेंथोफिल की वजह से होता है। बोलो यहां तक कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? करेले का कड़वापन मोमोर्डिसिंस, खीरा का तीखापन कुकुरबिटेसिन, चुकंदर का लाल रंग विटामिन और सूरजमुखी के फूल का पीला रंग साथियों जेंथोफिल। आशा करता हूं साथियों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले भैया देखिए भैया ये क्वेश्चन आपसे आपके ग्रुप डी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। जितना स्टार लगा सकते हो उतना स्टार लगा लो साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है
कि सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप है? गाइज ऑप्शन नंबर ए है यूकलिप्टिस, ऑप्शन नंबर बी वोल्फिया, ऑप्शन नंबर सी सिकोया, ऑप्शन नंबर डी एंजियोर। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए यूकलिप्टिस। साथियों ये सबसे बड़ा आवर्तबीजी है। मैं लिख देता हूं सबसे बड़ा आवर्तबीजी, सबसे बड़ा आवर्तबीजी। अगर गाइज आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया सबसे छोटा आवर्तबीजी कौन सा है, सबसे छोटा आवर्तबीजी, सबसे छोटा आवर्तबीजी, तो भैया सबसे छोटा आवर्तबीजी है साथियों वोल्फिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि भैया सबसे बड़ा अनावर्तबीजी, तो भैया सबसे बड़ा अनावर्तबीजी है साथियों सिकोया। सबसे बड़ा अनावर्तबीजी कौन सा है साथियों? सिकोया। और साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया सबसे छोटा अनावर्तबीजी कौन सा है, तो साथियों सबसे छोटा अनावर्तबीजी है साथियों एंजियोर। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। गाइज अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वास्तविकता में लग रहे हैं कि भैया ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? गाइज आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखिए भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि विटामिन सी बी और विटामिन ए। साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। साथियों रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता ही साथियों रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। और साथियों आपके शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को कौन बढ़ाता है? रोगाणु होते हैं साथियों कोई भी ऐसा भारी पार्टिकल जो आपके शरीर में आया और साथियों आपको बीमार कर गया या फिर आपको नुकसान पहुंचा गया। तो आशा करता हूं साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। तो आपके शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को कौन बढ़ाता है साथियों? विटामिन सी और विटामिन ए बढ़ाता है। बात क्लियर है? इनके रासायनिक नाम भी बता देता हूं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है साथियों रेटिनोल। बात क्लियर है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है साथियों एस्कॉर्बिक एसिड। आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले भी आगे। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साथियों कि मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लेना। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए एटीपी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी है साथियों प्रोटीन। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है साथियों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे साथियों एटीपी को मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है साथियों कि आप कुछ भी खा लीजिए, आपके शरीर में साथियों भोजन का जो अंतिम रूप होता है साथियों वो ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। किसका? ऊर्जा का। और साथियों हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है भैया वो भैया एटीपी के रूप में बनती है। बात क्लियर है? इस ऊर्जा को साथियों हमारी कोशिका लेगी
कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग साथियों, और हमारा पूरा शरीर साथियों एनर्जी रहेगा भैया कुछ इस तरीके से। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो हमारे शरीर में साथियों जो ऊर्जा होती है भैया वो एटीपी के रूप में बनती है। तो ध्यान रखना है, मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है साथियों, इस एटीपी को कहा जाता है, ना कि विटामिन को, ना कि ग्लूकोज को, ना कि प्रोटीन को। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, ओके चलते आगे। गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रेगिस्तान में मरमरीचिका दिखाई देना उदाहरण है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी परकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज अगर आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है साथियों इन तीनों का, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रेगिस्तान में साथियों मरमरीचिका दिखाई देना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और क्या क्या है साथियों इसके उदाहरण, तो साथियों हीरा जो चमकता है साथियों वो किसके कारण चमकता है, इस पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, हीरे का चमकना। इसके अलावा बात करें साथियों तो आपने देखा होगा साथियों गाड़ी चलाते समय साथियों गर्मियों के दिनों में सड़क पर साथियों पानी का भराव होता है, तो साथियों वो किसके कारण होता है साथियों, वो भैया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो भैया सड़क पर पानी का भराव में होना, बात क्लियर है। तो आशा करता हूं साथियों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, जैसे कि रेगिस्तान में मरमरीचिका दिखाई देना, हीरे का चमकना, सड़क पर पानी का भराव होना साथियों, ये तीनों ही भैया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं साथियों अपवर्तन की। तो भैया पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना एक सबसे अच्छा उदाहरण है साथियों तारों का टिमटिमाना, साथियों ये अपवर्तन के उदाहरण है। आप एक काम करना, एक ग्लास लेना, उस ग्लास में साथियों एक पेंसिल को डुबोकर देखना, आप देखोगे साथियों तो आपको दिखाई देगा आपकी जो पेंसिल है साथियों मुड़ी हुई दिखाई देती है। कभी सिक्का पटक कर देखना साथियों तो आपको दिखाई देगा साथियों कि जो हमारा जो गिलास है साथियों उस ग्लास के पैदे से ऊपर उठा हुआ साथियों सिक्का दिखाई देता है। किसके कारण होता है साथियों, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। बात क्लियर है। इसके उदाहरण है साथियों पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना। बात क्लियर है। अब बात करते हैं परकीर्णन की। साथियों समुद्र का जो नीला रंग होता है साथियों वो किसके कारण दिखाई देता है, परकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग साथियों किसके कारण दिखाई देता है, परकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो लिख लीजिए भैया आकाश का नीला दिखाई देना और भैया समुद्र का नीला दिखाई देना। और साथियों और उदाहरण बताऊं, सूर्य उदय समय साथियों और सूर्य अस्त के समय साथियों हमें देखना, आप जब देखोगे साथियों तो आपको लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है साथियों, परकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले भैया देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पहले भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और साथियों आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पारसेक, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखिए
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पारसेक। साथियों, एक पारसेक बराबर होता है साथियों 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। और साथियों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बात क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो भैया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और साथियों, एक पारसेक बराबर पूछा जाए साथियों तो 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। ये साथियों पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। नॉटिकल मील के बारे में आप जानते हो? नॉटिकल मील साथियों जहाजों के द्वारा चली गई दूरी को साथियों नॉटिकल मील में मापा जाता है। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है साथियों 1852 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो भैया 1852 मीटर होता है। तो आशा करता हूं साथियों ये आंकड़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। चलिए भैया आगे। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि तेज गति से चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना संभव है न्यूटन के किस नियम से? गाइज आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर बी है संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक साथियों मैं आपको बता देता हूं कि भैया न्यूटन का जो प्रथम नियम है साथियों वो कौन सा है? प्रथम नियम है साथियों जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम कौन सा है साथियों? द्वितीयक नियम है साथियों संवेग संरक्षण का नियम। और साथियों तृतीय नियम कौन सा है? तो भैया तृतीय नियम है भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बात क्लियर है? तेज गाड़ी से चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर साथियों यात्रियों का आगे की ओर झुकना किस नियम का उदाहरण है साथियों? तो भैया जड़त्व का नियम का उदाहरण है। ये न्यूटन का पहला नियम है। एक दो एग्जाम्पल और दूं साथियों। कंबल को डंडे से पीटने पर कंबल में स्थित धूल के कणों का साथियों ऊपर हवा में उड़ना किस नियम का उदाहरण है? जड़त्व के नियम का उदाहरण है। घोड़े पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है साथियों, पीछे से आपने घोड़े को लठ मारा और साथियों घोड़ा अचानक आगे बढ़ा, तो साथियों घोड़े पर जो व्यक्ति बैठा है साथियों उसको पीछे की ओर धक्का लगेगा साथियों। ये किस नियम का पालन कर रहा है साथियों? ये भैया जड़त्व के नियम का पालन कर रहा है। आप चल रहे हो साथियों, आप पानी में तैर रहे हो साथियों, ये किस नियम के उदाहरण है साथियों? न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण है। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ध्यान रखना रेलवे में फिक्स है साथियों न्यूटन के नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। आगे चलते हैं। चले भैया देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। गाइज आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कैंची संडासी प्लास, ऑप्शन नंबर बी है साथियों सरोता नींबू निचोड़ने की मशीन, ऑप्शन नंबर सी है चिमटा हाथ, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक है साथियों उनमें आता है कैंची संडासी प्लास। ये सभी साथियों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है।
अगर साथियों आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, तो साथियों ध्यान रखना है सरौता होता है भैया कैरी काटने का। कैरी काटने का उपकरण आता है साथियों, अधिकांश गांवों में उपयोग में लिया जाता है सरौता को। ये सरौता साथियों और नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, कभी गन्ने के जूस की दुकान पर जाना, नींबू निचोड़ने की एक मशीन होती है साथियों, उसको देखना आप अच्छे से। वो साथियों ये दोनों साथियों सरौता और नींबू निचोड़ने की जो मशीन है साथियों, ये भैया द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। बात क्लियर है। और साथियों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात की जाए भैया, चिमटा हाथ, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब साथियों उत्तोलक क्या होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, अगर मैं इनके बारे में बताने लगा साथियों तो भैया सुबह हो जाएगी। उससे अच्छा है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है सिर्फ आप वो ही पढ़िए, क्योंकि आपको साइंस में साथियों 25 में से 25 लेकर के आने हैं। बात क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ने लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है साथियों कैंची, संडासी, प्लास। और द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है साथियों सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है साथियों चिमटा और हाथ। आप हल भी लग सकते हो। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ने लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि कोई बॉल पृथ्वी पर 1 मीटर उछलती है तो वह चंद्रमा पर कितने मीटर उछलेगी। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 1/3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1/6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1/9 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 1/12 मीटर। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भैया ऑप्शन नंबर बी 1/6 मीटर। लेकिन भैया रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन देखिए भैया। हमारा जो पृथ्वी है साथियों, इस पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान कितना होता है भैया, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन बात करें साथियों चंद्रमा की कि भैया चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो साथियों हमारी जो पृथ्वी होती है इस पृथ्वी का 6वां भाग होता है। बात क्लियर है। तो देखा जाए साथियों तो अगर आपकी कोई बॉल है वो पृथ्वी पर 1 मीटर उछलती है साथियों, तो चंद्रमा पर कितने मीटर उछलेगी, 1/6 मीटर उछलेगी। बात क्लियर है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ने लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है साथियों। निम्न में से आपको एक चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो भैया दाब कम लगेगा, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है साथियों कि क्षेत्रफल कम होगा तो भैया दाब कम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी है, क्या दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी है, क्या भैया इनमें से कोई नहीं है। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलो मैं ही बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल अधिक होगा साथियों तो भैया दाब कम लगेगा। यही रीजन है साथियों। इसलिए अगर दलदल में कोई व्यक्ति फंसा है साथियों तो प्लीज अगर आपके सामने कोई सी घटना घटती है तो उस व्यक्ति को जो दलदल में फंसा है उसे लेटने के लिए कहिए, जिससे साथियों उसे थोड़ा बहुत रिलैक्स मिले, आराम मिले। क्योंकि उसका रीजन है साथियों अगर उसका क्षेत्रफल अधिक होगा भैया तो भैया वो नीचे दबेगा कम, दाब कम लगेगा उसका, क्योंकि साथियों उसका भार है साथियों वो क्षेत्रफल में बट जाता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अमल नीले लिटमस पत्थर को बदल देता है। गाइज आपके ऑप्शंस है लाल रंग में, ऑप्शन नंबर बी पीला रंग में, ऑप्शन नंबर सी नीला रंग में, ऑप्शन नंबर डी काला रंग में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए अक्सर पूछ लिया जाता है साथियों ऐसे क्वेश्चन, लाल में बदलता है भैया। ट्रिक सुनिए, अनिल छालानी, ये ट्रिक है भैया। ऐसे तो बन गया साथियों अमल, और नीचे बन गया साथियों नीला,
और ल से बन गया साथियों लाल। तो अमल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को साथियों लाल में बदल देता है। बात क्लियर है। छलाने की बात करें साथियों तो छा से बन गया भैया क्षार, ला से बन गया साथियों लाल और नी से बन गया साथियों नीला। तो क्षार क्या करता है साथियों, लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देता है। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अमल साथियों नीले लिटमस पत्र को कैसे बदल देता है, तो भैया लाल में बदल देता है। बात क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पहले भी पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। गाइस आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है मेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। गाइस अगर आपको इनमें से किसी भी अम्ल के बारे में पता है साथियों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो मेलिक अम्ल है साथियों ये भैया सेब में पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भैया मेलिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना जो नींबू होता है साथियों, नींबू, इस नींबू में साथियों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और साथियों जो टमाटर होता है इस टमाटर में भैया ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया आगे। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दूध से दही बनना परिवर्तन है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना साथियों कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अब साथियों एक सीक्रेट बताऊं मैं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों किसी नई चीज का निर्माण हो रहा है तो भैया रासायनिक परिवर्तन है। अगर साथियों किसी चीज के बारे में यानी कि किसी चीज के आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा है साथियों तो भैया ध्यान रखना भौतिक परिवर्तन है। नई चीज का निर्माण हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा है तो साथियों भौतिक परिवर्तन है। बात क्लियर है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि साधारण चश्मे बनाने के लिए किस प्रकार का कांच की आवश्यकता होती है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए क्रूक्स कांच की, ऑप्शन नंबर बी फिलेंट कांच की, ऑप्शन नंबर सी पायरेक्स कांच की, ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए क्रूक्स कांच की। ध्यान रखना है साधारण चश्मे बनाने के लिए साथियों किस कांच की आवश्यकता होती है, क्रूक्स कांच की आवश्यकता होती है। साथियों जो कैमरा होता है इस कैमरे में साथियों जो लेंस में जो कांच का उपयोग किया जाता है साथियों वो फ्लंट कांच का होता है। बात क्लियर है। और साथियों इसके अलावा जो विद्युत बल्ब होते हैं साथियों वो विद्युत बल्ब साथियों किस कांच के बने होते हैं, तो भैया फ्लंट कांच के बने होते हैं। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया आगे। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ऐसी धातु साथियों जो भैया हमारी हथेली के ताप पर पिघल जाए। आपको ऐसी धातु का नाम बताना है साथियों जो भैया हथेली के ताप पर पिघल जाए। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए सीजियम, ऑप्शन नंबर बी है गैलियम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि सीजियम और गैलियम साथियों ऐसी दो धातुएं हैं जो भैया हमारे हथेली के ताप पर पिघल जाती है। चाकू से काटने वाली धातु कौन सी है साथियों जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो भैया सोडियम है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अच्छा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में एक भी धातु नहीं है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए आवर्त 1, ऑप्शन नंबर बी है आवर्त 2, ऑप्शन नंबर सी है आवर्त 3
ऑप्शन नंबर डी है आवर्त 4। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवर्त 1। साथियों आवर्त 1 में आपको पता है हाइड्रोजन और साथियों हीलियम आता है। और साथियों ये दोनों ही भैया धातु नहीं है, ये दोनों ही साथियों धातु नहीं है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में एक भी धातु नहीं है, तो भैया आवर्त 1 में ही नहीं है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। चलिए भैया देखिए साथियों, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को साथियों MgOH2 कहा जाता है, यानी कि MgOH2 साथियों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका उपयोग किया जाता है साथियों पेट की एसिडिटी को दूर करने में, ना कि साथियों आंख को साफ करने में, ना कि साथियों घाव भरने में। और साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया पेट की एसिडिटी दूर करने में। ये क्वेश्चन साथियों आपसे राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। बात क्लियर है? किस में पूछा गया था? राजस्थान पुलिस में। अब साथियों 25 क्वेश्चन तो आपके हो गए। अब मेरे को ये बताओ कि भैया 25 में से आपका स्कोर कितना रहा। रात के बज चुके हैं पूरे 12, टाइम हो चुका है, वीडियो अब शूट कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है यार, कम से कम 2 घंटे से ऊपर लगता है इन 25 क्वेश्चनों को करवाने में। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो साइंस गुरु रवि यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। बाय।